हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की जो क्लास है वो बहुत नया जो विषय है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतिहास आज हम पढ़ेंगे। और हिस्ट्री जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चाहे यूपी पुलिस हो या आपका रेलवे का एग्जाम है या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम की भी खबर आ गई है, तो उसमें भी हिस्ट्री जो है इसको कभी भी सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट नेग्लेक्ट मत कीजिएगा कि हिस्ट्री तो इससे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है या इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं जो कि हमसे होंगे नहीं। और ये बहुत सारे परसेप्शन रहते हैं स्टूडेंट्स में। मेनली परसेप्शन ये रहता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन कम रहते हैं और इसलिए हमें हिस्ट्री को स्किप कर देना चाहिए। तो ये जो एक तरह की भ्रांति है ये आप लोगों को नहीं बनानी है कि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं तो हमें नहीं करना है। हिस्ट्री का भी इक्वल वेटेज होता है, इक्वली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ हम यूपीएसआई की बात करते हैं तो आपको पता है 400 जो है उसमें क्वेश्चन का उसका पेपर होता है। और उसमें आपको ये याद रखना है कि जो 35 क्वेश्चन का जो एक सेक्शन होता है उसमें हिस्ट्री का बहुत अच्छा जो है जीएस वाले पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं, उसका अच्छा खासा वेटेज है। तो आपको जो है कोई भी सब्जेक्ट नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री आपके लिए पढ़ना। और हिस्ट्री जो है ये टॉपिक एज अ सब्जेक्ट भी आपको, अगर आपने इसे एज अ ऑप्शनल भी लिया हुआ है अपने यूपीएससी में जो लेते हैं या फिर आप इसमें ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है और आगे इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं। बट अगर हम देखें कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है उसमें हिस्ट्री का कितना रोल है, तो हिस्ट्री का काफी रोल है। आपके कोर सब्जेक्ट जो है आपको पता होने चाहिए। तो कोर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें जो कि कोर है, कोर मतलब यानी कि पॉलिटी। जीएस में जो कोर सब्जेक्ट है आपको पता होना चाहिए, एक तो पॉलिटी है, फिर आपका हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ज्योग्राफी और इकोनॉमी ये आपके कोर सब्जेक्ट है। किसी भी एग्जाम पेपर में आपको ये जो है ये चार सब्जेक्ट जो है जो कि कोर सब्जेक्ट है इन पर ध्यान रखना है। जिसमें से हम पॉलिटी हमने कंप्लीट कर लिया और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो हिस्ट्री है। और आज हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का, तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले तो आप हिस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे, हिस्ट्री। और इसमें हिस्ट्री के बारे में जो है हमने एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हिस्ट्री का डिवीजन किन किन भागों में हुआ है। तो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का डिवीजन किन किन भागों में हुआ है। तो हिस्ट्री जो है यानी कि इतिहास जो है ये कंटिन्यूअस पीरियड है। यानी कि आप कभी भी हिस्ट्री में कोई भी चीज पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसमें अंदाजा नहीं लग पाएगा कि कहाँ कौन सा पीरियड खत्म हुआ और कब कौन सा लास्ट हुआ। तो मेनली हिस्ट्री को जो राइट किया गया है हमारे यहाँ पर और वर्ल्ड में भी जो इसका क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह है कि आपको पता तो नहीं चलेगा कि किस तरह से हुआ है कि कब कौन सा पीरियड लास्ट हो रहा है। जैसे कि आप बात करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री है, लेकिन एंशिएंट से जब हम बात करते हैं कि प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन इतिहास मिडिवल में कब कहाँ पर आकर खत्म हुआ ये एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कन्वीनियंट के लिए हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 3 पार्ट्स जो है आपको याद रखने हैं और हमारी भी जो क्लासेस रहेंगी और 3 के बजाय ये 4 पार्ट्स हो गए हैं अब प्रेजेंट में। तो और ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला तो है प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में आप याद रखेंगे इसको हम
ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है प्री हिस्ट्री के बाद एंशियंट, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन काल, प्राचीन काल। और फिर आपको याद रखना है मिडिएवल हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मध्यकाल, मध्यकाल और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक काल, आधुनिक काल। तो आपको मेनली जो याद रखना है इसमें प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन काल, मिडिवल हिस्ट्री मध्यकाल और मॉडर्न हिस्ट्री याद रखना है। प्रागैतिहासिक की काल की अगर हम बात करें तो ये जो है डेट आपको एग्जैक्टली इसमें नहीं बताई गई है, लेकिन ये अराउंड कहा जाता है कि 10,000 BC जो है ये प्रागैतिहासिक काल की डेट्स है। और अगर प्राचीन काल की हम बात करें तो प्राचीन काल जो है ये 10,000 से 10,000 BC से 6,000 BC जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसका एंड माना जाता है अराउंड इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट सेंचुरी से circa 600 or 700 you can say. 600 is an ideal date, 600 AD. तो फर्स्ट सेंचुरी से 600 एडी आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन डेट आपको प्राचीन काल में कभी भी याद नहीं रखनी है। डेट आपको प्राचीन काल में जो एडी जब आ जाता है तब की आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि प्राचीन काल में आपसे एक लगभग डेट होती है, इसके लिए हम यूज करते हैं सरका। तो इतिहास में हम कुछ वर्ड यूज करेंगे जैसे कि सरका, इसको बोलते हैं सरका। सरका का मतलब होता है लगभग, यानी कि इस साइन का मतलब जहां पर भी हम सी लिखेंगे हिस्ट्री में इसका मतलब है लगभग। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और सी हम बोलते हैं, एक सी वर्ड भी यूज करते हैं और एक यूज करते हैं हम एडी, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का यूज हम कब करेंगे? एनो डोमिनी का यूज हम करते हैं प्रेजेंट की जो डेट्स है उसके लिए, प्रेजेंट डेट के लिए। तो बेसिकली लगभग हम इतिहास में कब यूज करते हैं कि हम सर का यूज कर रहे हैं जब हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता और हम एक सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, तो हम सर का उसके आगे लिख देते हैं कि सर का इतने से लेकर इतने तक जो है वो प्राचीन इतिहास रहा। फिर बीसी जो है ये बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से इतने वर्ष पूर्व इतनी चीजें हुई थी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम इसको देखेंगे। और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी यानी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो डेट्स होती है उनके लिए हम एनो डोमिनी या एडी यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर है। तो प्राचीन काल की अगर हम याद रखें डेट, तो आप ये बीसी तक भी जाता है क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन इसमें आप देखेंगे फर्स्ट सेंचुरी से 6 एडी या 700 एडी तक जो है ये जाता है। लेकिन 600 हम इसलिए रखेंगे क्योंकि 700 से जो है मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है। तो एक लगभग जो है सरका लिखेंगे, सरका लगभग 700 से लेके अराउंड 1200, और इसमें आपने याद रखना है 1700 समथिंग, 1706, 1700, ये इस तरह से आपको याद रखना है कि ये मेडिवल पीरियड था। मेडिवल पीरियड जो है
ये माना जाता है 700 से 706। ये डेट चेंज भी है क्योंकि मध्यकाल में आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी कंटिन्यूटी डेट्स में नहीं है, आपको सिर्फ एक लगभग टाइम पीरियड याद रखना है कि कहाँ पर एंशिएंट खत्म हो रहा है, कहाँ पर मिडेवल। तो हम यहाँ पर ये लगभग ये वाला टाइम पीरियड भी है, कुछ में आपको 800 से 1700 कुछ कुछ मिलेगा, कुछ में अदर डेट्स भी मिलेंगी। तो इसमें हमें एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, लेकिन जब हम किसी भी पर्टिकुलर रूलर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मगध एम्पायर पढ़ रहे हैं या फिर गुप्ता एम्पायर पढ़ रहे हैं या और कोई एम्पायर पढ़ रहे हैं, पाल वंश पढ़ रहे हैं, चालुक्य पढ़ रहे हैं, राष्ट्रकूट पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ कुछ डेट याद रखनी है, बट वो भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमें मिडेवल में याद रखनी है डेट्स। तो इसमें याद रखना है। तो बेसिकली हम ऐसे याद रखते हैं कि इसमें प्राचीन काल में क्या आएगा, वैदिक और उत्तर वैदिक काल, जैनिज्म बुद्धिज्म आएगा, इसमें महाजनपनाथ आते हैं, इसमें मगध एम्पायर आएगा, मगध एम्पायर के साथ साथ शुंग डायनेस्टी और जो अदर डायनेस्टी है वो आएंगी, और उसके तहत फिर हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के बाद गुज्जर प्रतिहारा, ये सब जो है उसका पार्ट है। लेकिन गुज्जर प्रतिहारा जो है फिर ये आ जाते हैं आपके मिडेवल हिस्ट्री में। मिडेवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है और मिडेवल हिस्ट्री को आपके ऐसे याद रखना है कि औरंगजेब की डेथ पर मिडेवल हिस्ट्री खत्म हो जाती है, उसके बाद मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की डेथ के टाइम पर ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आ गए थे, और ब्रिटिशर्स का जो टाइम है उसे मॉडर्न कहा जाता है। वैसे वो इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में मॉडर्न नहीं कह सकते, कॉलोनियल हिस्ट्री उसको कहेंगे, लेकिन उसमें फिर भी आपको याद रखना है कि औरंगजेब की डेथ तक जो है वो मिडेवल था। फिर उसके बाद जो है आफ्टर दी औरंगजेब डेथ 1706 और सो, उसके बाद से लेके अंटिल प्रेजेंट जो है, अंटिल प्रेजेंट कह सकते हैं या टिल 1947 इट वाज, इसको याद रखना। इसे मॉडर्न अभी हम नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉलोनियल हिस्ट्री। कॉलोनियल मतलब कि यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स आ गए थे, इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ तक जो है ब्रिटिशर्स आ गए थे। अब 1947 तक का इसको कुछ मॉडर्न भी कहते हैं, तो आपको मॉडर्न भी याद रखना है कि इस पीरियड को मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं। क्यों मॉडर्न कहते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज जो है हमारे यहाँ होने लगा था हर जगह में। रेलवे का अगर हम आविष्कार देखें, रेलवे का आविष्कार हो गया था इंडिया में, रेलवे जो है रेलवे चलने लगा था, रेलवे का नेटवर्क वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड हमारे यहाँ पर। उसके साथ साथ आपको याद देखने को मिलेगा कि यहाँ पर टेलीग्राफ, टेलीग्राम, बहुत सारी सुविधाएं, फैक्स की सुविधाएं, टेलीफोन हो या फिर रेडियो हो, ये सब जो मॉडर्न फिनोमेना है, मॉडर्न आविष्कार है, ये सब भी हमारे यहाँ आ गए थे, इंक्लूड हो गए थे। तो इसके हिसाब से भी हम इसे मॉडर्न कहेंगे। बाकी जो पीरियड है इसे हम कॉलोनियल भी रेफर करेंगे, ये कॉलोनियल पीरियड भी जाना जाता है, कॉलोनियल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हिंदी में औपनिवेश भी कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली डेट हम याद नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम डेट करेंगे याद। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ना है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में क्योंकि बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, तो इसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे, और फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद अब लेटर वैदिक और वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जैनिज्म और बुद्धिज्म का कैसे राइज हुआ, और उसके बाद कौन कौन से एम्पायर बने उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर आप हिस्ट्री को याद रखते हैं, डिवीजन याद रखते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। और हम पहला जो है अपना याद रखेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो इसमें आपने हेडिंग डालनी है प्रागैतिहासिक काल या फिर प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, तो प्री हिस्ट्री, कभी भी आपको ये वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ मिले प्री, तो प्री का मतलब यही होता है, प्री का मतलब प्रारंभिक, यानी कि पूर्व, पूर्व या प्रारंभिक, पूर्व या प्रारंभिक। तो आपको ये वर्ड याद रखना है बहुत अच्छे से
कि प्री कहीं भी वर्ड हो जाता है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि प्रीलिम्स या प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक, या फिर आपने सुना होगा प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब पहले से ही तैयार होना। या प्री वर्ड जो आता है कभी भी, तो आपको बस प्री याद रखना है। इस प्री का एक तरह का जो है प्रीफिक्स है, और इस प्रीफिक्स को याद रखना है। प्रीफिक्स का मतलब है पूर्व। कहीं भी ये लगता है तो आपको याद रखना है इसका मतलब है पूर्व। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसका मतलब होता है प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक यानी कि इतिहास से पूर्व, यानी कि जब से हमने रिकॉर्डेड इतिहास लिखना भी स्टार्ट किया है उससे भी पहले का इतिहास, इतिहास से पूर्व। तो अब क्वेश्चन है, इतिहास से पूर्व था क्या? इतिहास से पूर्व क्या था? मतलब हम हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, क्या ये इतिहास के मतलब इस पार्ट में मानी जाती है, एंशंट वाले में या प्री हिस्टोरी में? तो आपको क्या कहना है कि प्री हिस्ट्री है ना? क्योंकि जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो हमारी वैदिक से स्टार्ट हुई, उसके स्क्रिप्चर भी हैं हमारे पास। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन थी भी या नहीं भी, इसके बारे में तो हमें 1921 में आके पता चला। हमें उससे पहले पता ही नहीं था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी कोई सिविलाइजेशन भी है। तो वो क्या आएगा प्री हिस्ट्री में, यानी कि वो रिकॉर्डेड जो इतिहास है ना हमारा, उससे भी पहले का है। और अब ना जाने ऐसी कितनी अभी नई नई, आपको पता ही है कि नया नया बहुत सारी डिस्कवरी हो रही है, नए नए फॉसिल्स मिल रहे हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी साइट एक तरफ मानी जाती है कि बस नॉर्थ वेस्ट तक थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन केवल नॉर्थ वेस्ट तक नहीं थी। केवल जो पाकिस्तान और हमारे भारत का जो पार्ट है नॉर्थ वेस्ट वाला, वहां तक नहीं थी, ये साउथ तक भी थी। और इसके जो ट्रेसेस पाए गए हैं वो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में भी पाए गए हैं। तो ये जो है ये क्या है, प्री हिस्ट्री है, यानी कि हमें जो रिकॉर्डेड इतिहास है उससे बाद में इनके बारे में पता चला है। तो प्री हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है, वो है अर्ली ह्यूमन। अर्ली ह्यूमन के बारे में तो पता ही होगा। तो अर्ली ह्यूमन हम बहुत क्विक सा करेंगे, क्योंकि अर्ली ह्यूमन में आपके में क्या पूछा जाता है कि आग की खोज कौन से पीरियड में हुई, है ना? आग की खोज कौन से पाषाण काल में हुई थी? पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या कब हुई थी? या फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता, पहिए की खोज कब हुई थी? या फिर मनुष्य ने एग्रीकल्चर कौन से पीरियड में स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, है ना? तो इसमें बस ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अर्ली ह्यूमन बहुत हम क्विक से करेंगे। तो प्री हिस्ट्री मतलब इतिहास से पूर्व, यानी कि हिस्ट्री बिफोर हिस्ट्री। हिस्ट्री बिफोर हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री से भी पहले की हिस्ट्री। तो प्रागैतिहासिक काल जो है ये इतिहास से पहले का भी इतिहास है। तो आपको इसमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो है अर्ली ह्यूमन। अब अर्ली ह्यूमन के बारे में हम बहुत क्विक सी चीजें पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें आप अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे अर्ली ह्यूमन। तो आपको पता है कि लाइफ जो है वो कहाँ से बिगिन हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी लाइफ? पानी से। अगर कहीं भी क्वेश्चन आए कि जीवन कहाँ से शुरू हुआ, तो सागर से शुरू हुआ। तो बेसिकली आप ऐसे याद रखना, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे कि पहले एक छोटा सा सेल होता था, बस एक छोटी सी सेल होती थी। सुने यूनिसेलुलर एनिमल, एक कोशिकीय जीव, सुने हैं? कोई किसी का नाम बता दे। एक कोशिकीय जीव कौन कौन है? एक कोशिकीय एक बहुत इंपॉर्टेंट सी है जिसे हम बनाते थे और उसकी शेप बहुत अजीब सी होती थी, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये कुछ इस तरह का दिखता है ना? इसमें पढ़ते थे, 10th में भी आपने पढ़ा होगा, अमीबा की शेप होती थी, उसमें एक ही न्यूक्लियस होता था, बस अमीबा होती थी। एक आपने सुनी होगी चप्पल के आकार की होती थी, इसको हम क्या कहते थे? पैरामीशियम। सुनिए, पैरामीशियम पढ़ी भी होगी। तो एक कोशिका से क्या बने? दो कोशिकीय जीव। दो कोशिकीय से क्या बने? बहुकोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय से फिर धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। कैसे? जैसे कि आपको एक वो देखा होगा आपने, उसका नाम मैं बताती हूँ।
प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कुछ ऐसा दिखता है, प्लेनेरिया। अब ये प्लेनेरिया देखो, हमारी आंखों की तरह लग रहा है कि इसके पास आंख है, तो प्लेनेरिया पानी में था, मतलब पानी में इसका आविष्कार हुआ है, तो प्लेनेरिया बना। तो आपने सुना होगा, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं आपने। आपने ये भी पढ़ा होगा मोलस्क, बायोलॉजी जिनके पास है, अगर किसी ने पढ़ी होगी मोलस्क। मोलस्क जो है, इसमें आपने एक वो पढ़ा होगा, ये बहुत आम सा जंतु है, इसके बारे में तो पढ़ा होगा, स्नेल, है ना। तो फिर क्या हुआ, जैसे प्लेनेरिया जैसी चीज बनी, उसके बाद स्नेल जैसी चीज बनी। स्नेल के पास कार्बोनेट का कवर होता था, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, सुरक्षित रख सके। जैसे कोई हमला होता था, कोई उसे खाए ना, तो कार्बोनेट में छिप जाता था। तो इसका कार्बोनेट इतना टाइट होता था कि इसको बहुत आसानी से आप नहीं निकाल सकते, जो ये घोंगा होता था इसके लिए। तो मोलस्क बने, फिर एनेलिड बने। अब एनेलिड में मैं आपको बता देती हूँ, एनेलिड्स में कौन है। एनेलिड में है केचुआ, एनेलिड, केचुआ हो गया। और इसके एक वो होता है नेरीज, ये भी केंचुए के जैसा होता है, नेरीज। और इसके एक तरह की वो जॉब, तो आपने सभी ने देखी होगी, जॉब होती है। तो ये सब एनेलिड है। एनेलिड में अब डेवलपमेंट होने लगा, उनके छोटे छोटे एनेलिड में, जैसे केंचुआ है, केंचुए के तो पैर नहीं होते, लेकिन केंचुए में वेसल्स होने लगी, ब्लड जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो बनना शुरू हो गया। और एनेलिड में, जोंक में भी वही चीज होने लगी, और नेरीज में भी वो बनने लगा। फिर कौन आते हैं, ऑर्थोपॉड। अब ये हम ह्यूमन का डेवलपमेंट देख रहे हैं कि ह्यूमन कैसे डेवलप हुआ, ह्यूमन कहाँ से आया। फिर ऑर्थोपॉड, ऑर्थोपॉड में सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगी, केकड़ा, ये होते हैं ऑर्थोपॉड। और कॉकरोच, कॉकरोच, ये सब ऑर्थोपॉड में आते हैं। अब ऑर्थोपॉड में क्या क्या चेंज हुआ, ऑर्थोपॉड की स्किन थोड़ी सख्त होने लगी, और उनके पैर और हाथ भी दिखने लगे, और उनमें छोटा सा एक ब्रेन भी डेवलप होने लगा, छोटा छोटा एक ब्रेन भी डेवलप होने लगा। जब हम डाइसेक्शन करते हैं इनका, बायोलॉजी में एक टर्म होती है डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का मतलब होता है ये एनिमल हमको डाइसेक्शन मतलब काट के देखने होते हैं कि इनके अंदर क्या क्या है। तो उसमें जब डाइसेक्शन करते हैं, तो कॉकरोच में एक छोटा सा डेवलप्ड ब्रेन होता है, और इनमें छोटी छोटी आंखें भी दिखाई देने लगी। और उन आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था, आंखों जैसी जो चीजें होती है उनसे दिखाई नहीं देता, वो इनके सेंसर होते थे, है ना। फिर ऑर्थोपॉड हो गया, चलो ऑर्थोपॉड के आगे और बहुत सारे जो हैं वो हैं, लेकिन उसमें अब फिर एक वो आता है फिशेस। फिशेस, फिशेस आ गई। फिशेस में क्या होती है, वो वर्टिब्रा। वर्टिब्रा तो सुना है सबने, हम क्या है, हम वर्टिब्रा, वर्टिब्रल है। एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, कशेरुक, अकशेरुक। कशेरुक किसे कहते हैं, और अकशेरुक। जिनके रीढ़ की हड्डी वेल डेवलप्ड होती है उनको वर्टिब्रा कहते हैं, यानी कि कशेरुक। और जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें अकशेरुक। तो इनमें किसी में भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, स्टिल ऑर्थोपॉड। ऑर्थोपॉड के बाद जब हमारी जो स्टार्ट होती है, जैसे फिशेस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इनमें एनिमल्स आ जाते हैं, या एवीज यानी कि पक्षी आ जाते हैं। इन सब में क्या है, रीढ़ की हड्डी होती है, वेल डेवलप्ड। फिर फिशेस हो गई। अब यहां से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, फिशेस वर्टिब्रा बन गई। वर्टिब्रा के बाद आते हैं मैमल्स, सबसे बड़ा लिविंग मैमल। अब मैमल किसे कहेंगे, मैमल तो पढ़ा है आप लोगों ने, वर्ड सुना है कभी मैमल्स के, हम मैमल्स हैं। तो मैमल्स जो हैं वो बेसिकली अपने जो बच्चे हैं उनको दूध पिलाते हैं, उनमें दूध ग्रंथि होती है, ये याद रखना है। और मैमल्स जो है वो अंडे नहीं देते, ये भी बात याद रखनी, वो अंडे नहीं देते, वो शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि उनका लिविंग बींग्स जो है उसको जन्म देते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, फिशेस के बाद आपने एक और वर्ड सुना होगा, रेप्टाइल। रेप्टाइल सुना है, रेप्टाइल। अब रेप्टाइल कौन थे, रेप्टाइल वे थे जो पानी में रहते थे, और पानी में भी रह सकते हैं और कुछ कुछ जमीन पे भी रह सकते हैं। कौन है रेप्टाइल, सांप, सांप रेप्टाइल है। और छिपकली, छिपकली भी रेप्टाइल है। और मगरमच्छ, हाँ मगरमच्छ, ये भी रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है। तो फिर रेप्टाइल बने। रेप्टाइल के बाद हमारे बने एम्फीबियन। अब एम्फीबियन कौन है, जो दोनों पे रह सके, पानी और, हाँ कछुआ। तो एम्फीबियन कौन हो गए,
और सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? मेंढक। ये पानी में भी रह सकता है, ये जमीन पे भी रह सकता है। फिर बने एम्फीबियन। एम्फीबियन के बाद हमारे मैमल बन गए, और मैमल के बाद ह्यूमन डेवलप हुआ। मैमल के अब पानी में से ये कहां पर आ गया? ये जमीन पर आ गया, आ गए ये जमीन पर। अब फिर यहीं से जो है एप्स यानी कि लंगूर, ये सब इनका जन्म हुआ, और ये धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे। इवॉल्व मतलब उनका विकास होने लगा, और विकास होने के बाद क्या हुआ? वो ह्यूमंस जो है डेवलप हो गए। तो हमारा जो सबसे क्लोज एंसेस्टर है, आप किसको कहेंगे? चिंपैंजी को। ठीक है, चिंपैंजी जो है हमारा क्लोज एंसेस्टर है, चिंपैंजी। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को एवोल्यूशन बनाने के लिए बताया है कि चिंपैंजी हमारा क्लोज एंसेस्टर है। तो अर्ली ह्यूमन जो है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुए थे अर्ली ह्यूमन? तो आपको याद रखना है कि अर्ली ह्यूमन जो है, हम कह दे आज के टाइम में हम क्या कहते हैं कि वो तो अफ्रीकन है। ठीक है, और कुछ अमेरिकन जो है मजाक भी उड़ाते हैं, ब्लैक व्हाइट करते हैं, लेकिन उन अमेरिकन को खुद ये नहीं पता कि तुम्हारे अंदर जो जीन है उसका कुछ प्रतिशत अफ्रीकन वालों का भी तुम्हारे अंदर है। चाहे वो व्हाइट हो, पर उनके पास अफ्रीकन जीन जो है वो उनके पास भी मिलेगा। क्यों? उसका कारण है। तो आपको कारण ये याद रखना है कि अफ्रीका से अर्ली ह्यूमंस चले, और अफ्रीका से सबसे पहले वो कहाँ है? एशिया, है ना? तो सबसे पहले एशिया है। एशिया से वो डिस्पर्स हो गए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद यूरोप, और सबसे एंड में कहा गए थे वो? अमेरिका। क्यों? आपको पता है ना कि अमेरिका में सबसे एंड में बसापट स्टार्ट हुई है, तो अमेरिका में वो सबसे एंड में गए थे। तो अर्ली ह्यूमन कहाँ से स्टार्ट हुए थे? अफ्रीका। अफ्रीका से कहाँ गए? एशिया, और एशिया में इंडिया भी आता है। तो कौन कौन से थे? बोनोबस, बोनोबोस, ये चिंपैंजी होता था, छोटा चिंपैंजी यानी पिग्मी साइड का, मतलब जो नाटे चिंपैंजी होते हैं ना वो। तो इस तरह के जो है ह्यूमंस बने। तो बोनोबस था और होमो इरेक्टस। होमो नाम याद रखने नहीं है, बस ऐसे ही मैं बता रही हूँ, एक नाम है जो याद रखना है, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये नाम इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, इन सबके जीवाश्म मिले हैं, इन सबकी हड्डियां मिली है, हाथ मिला है, कि उससे ये पता चल सके कि ये हम लोगों से अलग है। लेकिन हम सब में, ह्यूमंस में इन सब के जीन है, थोड़े थोड़े प्रतिशत इन सब के हमारे पास जीन है। तो इससे पता चलता है कि ह्यूमन वहां से इवोल्व हुआ है, और जगह पर माइग्रेट कर गया। माइग्रेट मतलब प्रवास कर गया इधर उधर, खाने की खोज में, और अच्छी जगह की खोज में, अच्छे क्लाइमेट की खोज में। या फिर हो जाता था कि दूसरे जो कैटेगरी का ह्यूमन है उसके साथ लड़ाई चल रही है, भाग जाते थे जान बचा के। इस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और एक याद रखना है आपको, हमारा सबसे क्लोजेस्ट जो है दैट इज नियंडरथल। नियंडरथल का नाम याद रखना है, इसको हिंदी में चाहे आप कहीं लिख लीजिएगा, नियंडरथल। नियंडरथल जो है ये हमारा क्लोज है, मतलब नियंडरथल से ही कौन बना है? होमोसेपियंस। यानी हम क्या है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का मतलब है वाइज मैन, बुद्धिमान, वाइज मैन। अब ऐसा नहीं है कि ये वाइज नहीं थे, होमोसेपियंस जो है ये काफी वाइज था, यानी बहुत वाइज था। तो यही जो इतिहास से पूर्व वाला पीरियड है, इसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। और ये तीन भागों में आपने सुना होगा डिवाइडेड है। कौन कौन से? हिंदी में भी लिखूंगी और इंग्लिश में भी। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक को क्या कहते हैं हम? पूर्व या पुरा पाषाण काल, ऐसे लिखना, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। फिर है मीजोलिथिक और पैलियोलिथिक हो गया। मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल, मध्य
पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और नियोलिथिक, नियोलिथिक, नियोलिथिक को क्या कहेंगे हम? नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब इसमें, इस वर्ड में आपको ये लिथ वर्ड सुनाई दे रहा है। लिथ हम यहाँ पे इंग्लिश में भी देख रहे हैं, लिथ, लिथिक या लिथ, है ना। तो ये जो लिथ वर्ड है, लिथिक या लिथ, इसे हम कहते हैं स्टोन, है ना, स्टोन। तो इसे हम कहते हैं स्टोन एज, पैलियोलिथिक, स्टोन एज, यानी पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो भारत में कहाँ कहाँ पाए गए इसके टूल्स? जो अर्ली ह्यूमन था वो क्या था? हंटर और गैदरर, यानी शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। दो तरह से उनका खाना आता था, या तो वो शिकार कर लेते थे या फिर खाने को इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन इसमें आप लोगों को ना बहुत सारी चीज याद रखनी है। एक तो पुरापाषाण काल के बारे में अगर हम बात करें तो पुरापाषाण काल में याद रखना है कि उनके जो औजार थे, औजार मोटे थे, ठीक है। पुरापाषाण काल में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उनके औजार मोटे थे और वो मेनली क्या करते थे? शिकार और खाना एकत्रित करते थे। एकत्रित मतलब इकट्ठा करते थे, खाना एकत्रित करते थे। फिर अगर हम इसकी मीजोलिथिक की बात करें, मध्य पाषाण काल की बात करें, तो उनके जो औजार हैं वो थोड़े से छोटे हो गए। औजार पहले से छोटे हो गए, छोटे हो गए। और एक महत्वपूर्ण खोज हुई थी। किसकी महत्वपूर्ण खोज हुई थी? और एक महत्वपूर्ण खोज हुई, तो इसी काल में आग की खोज हुई थी। महत्वपूर्ण खोज हुई। किसकी खोज? आग की खोज, आग की खोज। तो पहले अर्ली ह्यूमन कहाँ रहता था? या तो जंगलों में रहता था या फिर गुफाओं में रहता था। तो गुफाओं में रहने का उसका कारण ये था कि जंगली जानवर जो हैं वो परेशान करते थे, बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर थे, तो जंगली जानवर बड़ा परेशान करते थे। तो अर्ली ह्यूमन क्या, वही जो एक कहानी, एक थ्योरी बनाई हुई है कि परहैप्स क्या हुआ कि जो पत्थर है, एक पत्थर होता है जिसे टच करते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है। तो जंगल में जैसे आग लगती थी, नेचुरली आग लगती है ना जंगल में, अभी भी लग जाती है जंगलों में आग, है ना। तो जंगल में जैसे आग लगती थी, तो उस समय एक थ्योरी बताती है कि परहैप्स जो वो पत्थर हैं वो टकराए, और अर्ली ह्यूमन ने देखा कि इस पत्थर के टकराने से ही आग लग गई, आग लगी और सूखी पत्तियों में आग पकड़ ली। तो उससे इनको पता चला कि आग की खोज हुई, और इसके अवशेष भी मिले हैं। एक पत्थर होता है, स्टोन होता है, जिससे आग जलाई जा सकती है। वो एक पर्टिकुलर टाइप का स्टोन होता है, उससे आग लग जाती है। तो इसमें आग की खोज हुई। अब आग की खोज होने से बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ कि पहले जो वो खाना कच्चा खाते थे, अब वो उसको भून कर खाने लगे। जो मांस कच्चा खाते थे भून कर खाने लगे। और उससे एक एक चीज आपको यहाँ पे खास मैं बताऊंगी कि जो ये होते हैं, मतलब जानवर होते हैं, जैसे कि भैंस होती है, ठीक है। तो अब भैंस के बारे में एक खास बात आपको बताऊं। भैंस सिर्फ वो चीजें क्यों खाती है, जैसे कि शेप पे मत जाओ, ठीक है, मुझे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो भैंस को आपने देखा होगा कि वो सिर्फ ग्रीन ग्रास ही क्यों खाती है? क्यों ग्रीन ग्रास ही क्यों खाती है? वो बाकी चीज, उसको तुम मीट क्यों नहीं देते खाने के लिए? वो मीट नहीं खा सकती, अगर खा लेगी तो वो बीमार पड़ जाएगी। समहाउ उसने खा भी लिया ना मीट, तो वो बीमार पड़ जाएगी। उसका क्या कारण है? उसका बताने का कारण ये है कि ये सिर्फ घास ही क्यों खाता है। इसका कारण ये है कि इनकी जो आंख है, आप कभी भी आपने डायसेक्शन या मूवी कहीं भी देखा हो, पिक्चर तो देखी होगी, उसमें आपके बुक्स होती हैं, बुक्स में दिखाते हैं कि ह्यूमन की जो ऑर्गन है, ह्यूमन के ऑर्गन और एनिमल के ऑर्गन। तो भैंस की जो इंटेस्टाइन है वो हमारे ह्यूमन के इस इंटेस्टाइन के 4 गुनी है, बहुत बड़ी होती है। और हमारा डाइजेशन कितने दिन देर में हो जाता है? 72 घंटों में डाइजेशन हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। कुछ भी ऐसा खाते हैं, 24 घंटे का हमारा साइकिल होता है। अब तो कम ही हो गया है ना डाइजेशन का। तो हमारा डाइजेशन जल्दी हो जाता है, इनका डाइजेशन काफी टाइम लेता है, अराउंड 2 दिन तक का इनका डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो वो ऐसा क्यों है?
वो लंबी है। और जैसे ही घास खाती है तो घास में एक प्रकार की चीज होती है जिसे हम कहते हैं सेलुलोज। सुना है आप लोगों ने सेलुलोज? वर्ड तो सुना होगा, ये स्टार्च होता है जो कि घास में पाया जाता है, सेलुलोज। अगर इस टाइम पे हम कुछ भी कच्चा खाते हैं तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे हम पालक कच्चा खाएं या कोई भी चीज कच्ची खाएं। ग्रीन लीव्स नहीं कच्ची खा सकते हम, ये तो पक्की बात है कि ग्रीन लीव्स हम कच्ची नहीं खा सकते, खाएंगे तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। इनको क्यों नहीं होती डाइजेशन में प्रॉब्लम? पता है इसका कारण? क्योंकि इनकी जो आंत है वो लंबी है और हमारी आंत जो है वो छोटी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था ह्यूमंस के लिए कि ह्यूमंस की जो इंटेस्टाइन है वो फिर जब ये आग लगने के बाद पक्का भोजन खाने लगे ना, तो इनके जो आंत है वो डाइजेशन जल्दी होने लगा, पका के खाएंगे तो चीजें डाइजेस्ट हो जाती है जल्दी, तो फिर इनकी जो आंत है उसकी शेप छोटी होने लगी और धीरे धीरे अब जो प्रेजेंट में हमारी आंतें हैं वो छोटी है ना। तो ये हो गया हमारा आग की खोज। बस इसमें आपको याद रखना है मीसोलिथिक में आगे आग की खोज हुई थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, मीसोलिथिक में एक चीज भी हुई थी कि थोड़ा सा सेटल्ड लाइफ जो है वो जीने लगे थे। सेटल्ड लाइफ मतलब मैं आपको बताऊं तो सेटल्ड लाइफ मतलब वो ग्रुप्स में रहने लगे थे, है ना, समूह में रहने लगे थे, समूह में रहने लगे थे, जिन्हें जो आजकल भी आप देखते हो कि बहुत जगहों पर कबीले हैं, तो वो कबीलों में रहने लगे थे। कबीलों में, कबीलों और गांव में अंतर क्या पता है? गांव एक एक जगह पर है पर्टिकुलर, कबीला कभी एक जगह पे नहीं होता। कबीले वाले जो है ट्रांस ह्यूमन होते हैं। ट्रांस ह्यूमन का मतलब होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। आप अभी भी देखोगे हमारे यहाँ ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर देखना, गद्दी और बकरवाल ये एक जनजाति है जो कि जम्मू कश्मीर में रहती है। तो गद्दी और बकरवाल जो है सर्दी में और गर्मी में माइग्रेशन करते हैं। गर्मियों में वो पहाड़ी से तो सर्दियों में पहाड़ी से नीचे आ जाते हैं और गर्मियों में पहाड़ी की तरफ जाते हैं। गर्मियों में पहाड़ी की तरफ रहेंगे, वहाँ पे सही रहता है मौसम, ठीक है, घास वगैरह अवेलेबल रहती है उनकी, जो वो रहते हैं पशु, भेड़ और बकरी को पालते हैं। और फिर जब सर्दियों में वहां बर्फ पड़ने लगती है तो वो नीचे आ जाते हैं। तो ये जो है कबीलों में रहने लगे। अब नवपाषाण काल आते आते जो है बहुत इंपॉर्टेंट आविष्कार हुआ, किसका? पहिए का आविष्कार हुआ, है ना। अब जब पहिए का आविष्कार हुआ तो क्या किसका हुआ? बैलगाड़ी वगैरह बनने लगी, है ना, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह बनने लगी, बैलगाड़ी। और इसके साथ साथ जो है कृषि की भी शुरुआत कर दी इन्होंने, कृषि की शुरुआत हो गई, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया और पशुओं का पालन भी शुरू हो गया था। पशुओं का पालन तो मीसोलिथिक में ही हो गया था, लेकिन पशुओं का पालन और अच्छी तरह से स्टार्ट हो गया, पशुओं का पालन। और सबसे पहला कौन सा पशु पाला था हमने? कुत्ता, है ना। तो सबसे पहले जो है कुत्ता जो है ये हमने पालना स्टार्ट किया था सबसे पहले। कुत्ते को डोमेस्टिकेट क्यों किया गया होगा? अच्छा सोचो, तुम क्यों पालोगे कुत्ता? खाना तो देता नहीं है, दूध तो देता नहीं है वो, तो फिर क्यों पाला होगा? वफादारी, वफादारी बहुत बाद में वर्ड आया, पहले क्या होता था? सिक्योरिटी होती थी। आप क्यों रखेंगे डॉग अपनी आर्मी में? क्योंकि आपको सिक्योरिटी करनी है अपनी, एक तो सिक्योरिटी, दूसरा आपको खोज करवानी है कहाँ पे खाना है, कहाँ कौन सा जानवर है। तो डॉगी जो है बहुत हेल्प करता था शिकार करने में, है ना, शिकार करने में वो स्मेल से बता देता था कि उस साइड क्या है, उस साइड क्या है। दूसरा वो आपकी सिक्योरिटी करता था, क्योंकि उस समय क्या होता था, ह्यूमंस जो है वो सबसे ज्यादा डेलिकेट हो गए थे। डेलिकेट का मतलब कि उनसे ज्यादा जंगली जानवरों को खतरा रहता था, मतलब उनको जंगली जानवरों से खतरा रहता था। आज के टाइम में क्या है, ह्यूमंस से जंगली जानवरों को खतरा है ना, उल्टा हो रहा है। लेकिन पहले ह्यूमंस को था, तो इस वजह से वो कुत्ता पाला उन्होंने पहले, और फिर धीरे धीरे उन्हें पता चला कि भाई इस चीज से हमें ये चीज मिल रही है, तो उन्होंने भेड़ बकरी और ये कहते हैं हिरन, ये सब पालनी शुरू कर दी थी। तो ये था मीसोलिथिक। अगर देखो टाइम पीरियड का आपको लगे कि भाई नहीं हमें तो टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए, तो ये अराउंड 10,000 बीसी की बात है, 10,000 बीसी की बात है। और ये अराउंड 10,000 से 6,000 बीसी तक रहा, 10,000 से 6,000 बीसी तक रहा। और ये 6,000 बीसी के बाद तक, नवपाषाण काल 6,000 बीसी के बाद तक। तो टाइम पीरियड के हिसाब से आपको ये याद रखना है। और क्या क्या खोज हुई थी, बस आपकी खोज याद रखना, मध्य पाषाण काल में हुई थी। और कृषि और सेटल लाइफ और पहिए की खोज किसमें हुई थी?
इसमें न्यूलिथिक में, यानी कि नवपाषाण काल में। आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और नियंत्रथल याद रखना है कि नियंत्रथल हमारा बहुत क्लोजेस्ट जो है वो है, क्लोजेस्ट मतलब हमारा सबसे करीबी जो है वो। और इसमें आपको एक बात और याद रखनी है जो कि मुझे बतानी है, व्हाट आई एम फॉरगेटिंग। होमो सैपियंस लिख दिया, बोनोबस हो गया, हो गया, शिवालिक, भीमबेटका, आदमकद, गुलमोहर और हाँ, बस भारत में आपको ये साइट याद रखनी है कि भारत में कौन कौन सी, मतलब भारत में हमें हमारे यहाँ पर कौन कौन से मिले हैं अर्ली ह्यूमन के। तो एक तो आपको याद रखनी है सोन घाटी, सोन घाटी। भारत में मतलब भारत में अर्ली ह्यूमन की कौन कौन सी चीज मिली, कहाँ कहाँ मिली है। तो सोन घाटी है, सोन घाटी। आप शिवालिक पता होगा आपको, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक, शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ियां जो है ये शिवालिक के नीचे का भाग है, जो उत्तराखंड के नीचे का भाग है, यानी कि पंजाब हरियाणा ये वाला थोड़ा उत्तर प्रदेश का भाग, ये सारा शिवालिक की लाइन में आता है ना, ये शिवालिक है। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है आदमगढ़ घाटी, आदमगढ़ घाटी, आदमगढ़ घाटी, आदमगढ़ घाटी कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। और आदमगढ़ घाटी के अलावा इसमें हाँ मध्य प्रदेश, यानी कि नर्मदा वैली, अब नर्मदा जो है नदी वहां पर है। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि ये सब नदियों के आसपास मिले हैं टूल्स वगैरह, टूल्स मिले हैं, यानी कि हाथों के औजार मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कुछ जैसे कि कुछ कुछ टाइप ऑफ का बर्तन टाइप कुछ वो यूज करते होंगे जो पत्थरों का उन्होंने बनाया होगा, वे चीजें मिली हैं। और फ्लिंट के कांच के टूल्स मिले हैं नवपाषाण काल में, कांच के भी टूल, फ्लिंट के कांच के टूल जो बहुत ज्यादा तेज होते थे शिकार करने में, वो सब मिले हैं। आदमगढ़ घाटी हो गया। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखना, भीमबेटका, भीमबेटका किसी ने सुना है? भीमबेटका में अर्ली ह्यूमन रहता था। और भीमबेटका की गुफाओं में, ये भी मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर वो मिली है पेंटिंग्स। भीमबेटका पेंटिंग्स के लिए भी जाना जाता है, अर्ली पेंटिंग्स जो होती हैं, ठीक है। अब कैसी पेंटिंग्स है वहां पर, इस तरह की पत्थरों पे कुछ पेंटिंग्स बनी है, जैसे कि मैंने वहां पे वो बनाई थी भैंस, इस तरह से वो ऐसे पेंटिंग करते थे, ह्यूमन को वो ऐसे बनाते थे, रिप्रेजेंट करते थे ह्यूमन को। या फिर जानवर अगर उनको बनाना होता था तो वो इस तरह से जानवर बनाते थे, इस तरह से। तो ये पेंटिंग्स मिली है भीमबेटका मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर भी अर्ली ह्यूमन के साइन मिले हैं। और एक कुर्नूल आंध्र प्रदेश और अत्तरयम पक्कम ये तमिलनाडु में है। तो बस इतना आपको याद रखना है अर्ली ह्यूमंस के बारे में कि कौन कौन से काल है, कितनी कितनी डेट है, और इसमें पहले में क्या हुआ, मोटे थे औजार, शिकार और खाना एकत्रित करते थे, फिर औजार पहले से छोटे हो गए, इसमें आग की खोज हुई, फिर नवपाषाण काल में पहिए की बैलगाड़ी की खोज हुई, और उसके बारे में भी आपको ईटिंग हैबिट के बारे में भी इसके पता चला। तो अब कल जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और सभी को अटेंड करना है क्लास, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा आपका टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से इतने क्वेश्चन आते हैं कि आपका हिस्ट्री में अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से कर लिया तो फिर आप अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन। तो कल हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसी के साथ ही जो हमारा स्टार्टिंग का लेक्चर है हिस्ट्री का, वो यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और कल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे। तो आई होप यू लाइक द सेशन, और क्लास अटेंड कीजिएगा आप कल भी। और कल की जो क्लास है वो तुरंत ही नेक्स्ट डे 9:30 पर अपलोड हो जाएगी। तो प्लीज गो एंड वॉच दोज क्लासेस टू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।